बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं तारुफ़ कराऊँ ताकि बातचीत को डायरेक्ट शुरू करते हैं। मदर अब्बास साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की तारीख़ को बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ बड़े लंबे अरसे से रिपोर्ट करते आए हैं बल्कि उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं और समझाते भी हैं। बहुत शुक्रिया सर। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई और सियासी तज्ज़ियाकार हैं और किसी तारुफ़ के आप भी मोहताज नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ पीजे मीर साहब मौजूद हैं और पीजे मीर साहब के एक से ज़्यादा तारुफ़ हैं। मैं पहले भी कई दफ़ा करवा चुका हूँ, तो पीजे मीर साहब को ज़्यादा इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। अभी तज्ज़िया करेंगे, आपके सामने आ जाएगा। फ़रीहा अदरीस साहिबा हमारे साथ मौजूद है, यंग एंड एनर्जेटिक जर्नलिस्ट हैं और अपना प्रोग्राम भी करती हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए फ़रीहा। मैं सबसे पहले मदर अब्बास साहब के पास ले जाता हूँ इस मामले को। मदर भाई, सबसे पहली गाइडेंस तो ये मिलनी चाहिए कि आज आपकी वफाकी हुकूमत या आपके इदारे, ख़ास तौर पे अगर आप वज़ीर दाखिला को देखें और वज़ीर मजहबी उमूर को देखें, नूरुल हक कादरी साहब और शेख रशीद साहब, ये दोनों लोग ये कह रहे हैं कि सफ़ीर को निकालने के मामले के ऊपर तो हम चल ही नहीं सकते थे, इससे तो पाकिस्तान तन्हाई की तरफ जाएगा और ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप वो मुआहदे पढ़ें जो दो मुआहदे तहरीक लब्बैक वालों के साथ किए गए हैं, उनमें एक मुआहदे के ऊपर दस्तखत हैं नूरुल हक कादरी साहब, यही वज़ीर मजहबी उमूर, और इनसे पहले वाले जो वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब थे, उन दोनों के। और दूसरी मरतबा जो दस्तखत हैं फिर यही वज़ीर मजहबी उमूर और इनके साथ शेख रशीद अहमद साहब, जिन्होंने तौसीक की कि बिल्कुल जी हम इस चीज़ को जो आपसे वादा किया उसको ले जाएंगे पार्लियामेंट में। अब वो लेकर भी नहीं जा रहे। तो ये जो दाल में काला हुआ वो किसकी तरफ से हुआ, या मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई, वो किसकी तरफ से हुई? और इस सिचुएशन में पहुंचने के लिए फिर जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं उन लोगों की है जिन्होंने एक ऐसा कमजोर मुआहदा किया जिस पे हुकूमत अमल दरामद नहीं कर सकती थी। शुक्रिया इमरान। देखिए, जो आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और उसकी यही हमारी कमजोरियां हैं। बुनियादी तौर पे इससे पहले भी जब बात हुई है दूसरे चैनल पे, मैंने ये बात की कि पहले रियासत जरा वाज़े करे कि उसकी पॉलिसी क्या है। हमारी रियासती कमजोरियां जो हैं वो इन ग्रोहों को, इन ग्रुप्स को तश्कील में मदद देती हैं, खड़ा करती हैं। ये सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती है कि फिर इनकी हाथ से निकल जाती है और फिर ये पाबंदी। अब वही बात है कि जब आपसे कोई चीज़ समझ नहीं सकती तो जब तश्कील पा रही होती है उस वक्त गौर क्यों नहीं किया जाता। जिस तरीके के ये मुआहदे हुए हैं, जिस तरीके से 2017 में मुआहदा किया है, जरा गौर तो करें ना। आप किसी ग्रुप को इतना मजबूत करते हैं और फिर जब आप बैकआउट करते हैं तो फिर उसका तो रद्दअमल होता है। जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है उसी तरह का रद्दअमल सामने आता है। यहाँ वो चीजें स्टेट को जो है वो वादे करनी पड़ेंगी, अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमारे यहाँ पिछले चंद साल से, मैं कम से कम 20-25 साल से आपको मिसालें दे सकता हूं कि ये कोई भी गवर्नमेंट हो, एक माइंडसेट बन गया है कि कोई बड़ा वाकया होता है उसके बाद वो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने देते हैं, वो अलाउ करते हैं। चाहे जलाओ हो चाहे गिराव हो। आप 12 मई 2007 उठा लें, आप 27 दिसंबर 2007 उठा लें, आप मुख्तलिफ उलमाए कराम या सियासी रहनुमाओं के जो कत्ल हुए हैं वो उठा लें। बाकायदा हम शहर में खड़े होते थे, आग लग रही होती थी, पुलिस पैरामिलिट्री जो है वो पीछे हट गई होती थी, नजर ही नहीं आती थी। आप उस वक्त के होम मिनिस्टर से गुफ्तगू कर लें, उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर से गुफ्तगू कर लें, उस वक्त के जो करता है। बाद में मालूम हुआ कि ये स्टेट पॉलिसी बन गई है कि जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, उसको होने दें, उसमें बीच में नहीं पड़ने देना चाहते तो फिर सिचुएशन आउट ऑफ बात सिचुएशन में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वही होता है। देखिए, जब आप मुआहदा कर रहे थे तो आप आर्ग्यू कर, आप नहीं एग्री करते कि जी नहीं पॉसिबल है, और वैसे भी अगर आप देखें तो बड़ा इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। आप दूसरे लोगों को एंगेज करते, आप उनको इन्वॉल्व करते, उनको समझाने की कोशिश करते कि ये नहीं हो सकता, इससे जो है असरात मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन जब आप कमिटमेंट कर लेते हैं और आज जब आप खड़े होकर और वही लोग जो दस्तखत किए हुए हैं, तो पहले तो वो इस चीज पे माजरत करें कि जी हाँ हमने गलत मुआहदा किया था। वरना आपको वो कमिटमेंट फिर जो है वो कमिटमेंट आप पीछे कैसे रख सकते
और जो कमिटमेंट आप कर रहे हैं, जरा सोचा है आपने कि कमिटमेंट क्या कर रहे हैं उनसे, कि आपके फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे, आपके फॉरेन लेवल पे आपको इसके क्या रिपरकशन होंगे। तो मेरा ख्याल है, और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे मुज़ाकरात हुए हैं, क्योंकि नीचे के लेवल पे नहीं हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे मुज़ाकरात हुए हैं। आज जो प्राइम मिनिस्टर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये गुफ्तगू उस वक्त क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर ने की? आज जो नूरुल हक कादरी कह रहे हैं या शेख रशीद साहब कह रहे हैं, ये उस वक्त क्यों नहीं की जाए? मुआहदा इनके दस्तखत मौजूद हैं। हाँ, दस्तखत मौजूद है। और उससे पहले भी आप देख लें ना, उससे पहले भी आप देख लें, 2017 का उठा लें, 2017 में किसने मुआहदे किए थे 2017 में, और उसके बाद। तो ये जो हम सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, हमारे यहाँ एक एटीट्यूड है, हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम एक्ट नहीं करते। हम इंतजार करते हैं कि कुछ लाशें गिर जाएं, उसके बाद हम कार्रवाई करें। क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं की ये कि इस तरह की सिचुएशन डेवलप होने वाली है? क्या इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट थी? तो आपने इसको प्रिएम्प्ट क्यों नहीं किया? आपने उन पुलिस को, शायद अगर आप प्रिएम्प्ट करते और पहले ही आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देते तो शायद ये नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि मैंने तो जितनी पाबंदियां देखी हैं जितने ग्रुप की, मुझे इस पाबंदियों दूररस नताइज होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि माजी का जो रिकॉर्ड है कोई बहुत अच्छा नहीं है हमारा। ठीक 2019 में पीजे मीर साहब, इमरान खान साहब ने एक क्रैकडाउन किया था इसी तंजीम के खिलाफ। इन्होंने पहले वो जो आसिया मसीह वाला मामला था, उसके बाद इनका एहतजाज शुरू हुआ। उस एहतजाज के बाद पूरा इन्होंने मुल्क बंद कर दिया, और जब ये लोग अपने घरों को चले गए तो फिर इनके ऊपर एक क्रैकडाउन किया गया, और बहुत बड़ा क्रैकडाउन था। मुझे याद है बेशुमार लोग बेचारे सिफारिशें करवाते फिरते थे कि जो कहते हैं हम लिख कर देते हैं, हमारी जान छुड़वा दें पुलिस से, किसी तरह इदारों से किसी तरह। लोग 4th शेड्यूल में डाले गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों ने स्टाम्प पेपरों के ऊपर लिख लिख के दिया कि तहरीके लब्बैक से और इन चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर हमने देखा वो सारा कुछ खत्म हो गया। रियासत उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। रियासत जो फ्रंट फुट पे आई थी, अपनी उस ताकत को, अपनी रिट को बरकरार नहीं रख पाई, और कुछ अरसे के बाद उन्हीं लोगों के साथ 2020 के 17 नवंबर को एक और मुआहदा किया जाता है जो पहले से भी कमजोर था। तो ये पीजे मीर साहब, ये कहीं तो डिसाइड होगा। अब अगर आप पकड़ेंगे फिर आप मुआहदा कर लेंगे, फायदा? देखिए, ये मुआहदे नहीं होते हैं, हमें उसको मुआहदा कहते हैं, ये मुआहदे नहीं है, ये बेसिकली बाइंग टाइम है। आप टाइम बाय करते हो, मुआहदा शुदा कोई नहीं होता। और आप एक क्राइसिस से इमीडिएटली निकलने की कोशिश करते हैं, एक एडॉक अरेंजमेंट करते हैं और होप करते हैं कि ये डिफ्यूज हो जाए। तो ये डिफ्यूजन होती है मुआहदे इनके साथ कि आप किसके साथ मुआहदा करेंगे, आप कहाँ आप कहेंगे कि हाँ जी यहाँ हम मुआहदा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। गवर्नमेंट्स मुआहदे नहीं करती, वो टाइम बाय करती है हमेशा, और एक डिफ्यूजन की तरफ जाती है। अब उसके बाद आप इन लेटर एंड स्पिरिट की बात कर दो, वहाँ लेटर एंड स्पिरिट की बात नहीं है, वहाँ वर्ड होता है। अगर वर्ड ऑफ माउथ पे मैं समझता हूँ कि अगर या ऑपोजिशन हो जाए या गवर्नमेंट हो जाए, अगर उस पर ना ठहरे तो मैं समझता हूँ कि वहाँ तलखियाँ पैदा होती हैं, और ये एक बॉयलर होता है जो कि इवेंचुअली बस्ट हो जाता है, जो कि अभी आपने पिछले दिनों में देखा। ये नहीं होता कि ओवरनाइट ये चेंज आ जाती है, ये ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड टाइम ये होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर एक को बैक बर्नर पे डाल देते हैं। देखिए ना, अगर आपने उस वक्त एक मुआहदा, आप चलो मुआहदा आर्ग्यूमेंट से कर लें, डिस्कशन से कर लें, अगर आपने किया है तो फिर उसके बाद में आपने वर्किंग क्या की है? आपने तो एक सिचुएशन को डिफ्यूज किया ना, तो डिफ्यूजन के बाद यू स्टिल हैव टू वर्क एट इट कि फ्यूचर में आ गए हो, वो नहीं वर्कआउट हुआ, आज आपके सामने फिर हो गया। अबेंडन नहीं कर सकते थे, इसके ऊपर उनको स्टिक रहना चाहिए था, और जो टाइम बाय किया था उस टाइम से फायदा उठाना चाहिए था। जनरल साहब, पाबंदी आपको लगता है काम करेगी? कलत में पाकिस्तान में पहले ही बहुत हैं, वही काबू नहीं आ रहे, आप एक और बना दें। देखिए, पाबंदियां आप एक लगा लें, पाबंदियां 100 लगा लें, वो नाम चेंज करेंगे फिर आ जाएंगे उसमें। ये तो कोई तरीका ही है, मसले का हल नहीं है। ये 3-4 लेवल है। अभी मजहबी बात कर रहे थे, जमीरी बात कर रहे थे। देखिए, बड़ा वाज़ेह है कि एक तो ये है कि ये सिचुएशन डेवलप होती है किसी वजह से। वो वजह क्या है, उस वजह का क्या आपने उसका बंदोबस्त कर लिया उसका, फिर आप कितने प्रोएक्टिव रहे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, ये नहीं कि जब आप उसको
ये आग लग गई तो फिर उसके पीछे भागना दौड़ना शुरू कर दिया, जो हमारा रवैया है आज तौर पर। फिर उसको आप कॉन्स्टेंटली अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और अपने एक बाकायदा स्ट्रेटजी बना के चलती है गवर्नमेंट कि भाई इसको हमने कैसे इस मसले को आगे बढ़ने से ना सिर्फ ये रोकना है बल्कि इसकी बेखनी करनी है इसकी अपनी। उस भी हमने कोई काम नहीं किया। फिर जब हम एक हालत आ जाती है आपके सामने, सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, फिर ये मुआहिदे जैसा पीछे मेरी बात कर रहे थे, हमने टेम्परेरीली तो सिचुएशन को डिफ्यूज कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर लगातार आपको काम करने की जरूरत है कि इसको आगे बढ़ने से फिर दोबारा रोकना है आपने उसको, और इसकी पेशबंदी आपने करनी है इसके, वो भी आप नहीं करते। अब जब आप देख रहे हैं कि हालात उस वक्त जाने गई है, आपकी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अभी मजहरी बात कर रहे थे, सब बैठे हुए हैं, क्या उनको अंदाजा नहीं है स्पेशल ब्रांच वगैरह क्या कर रहे हैं इस चीज को, कि भाई ये किस तरफ जा सकती है सूरत हाल ये। और ये आपका क्या ख्याल है कि ये अचानक उठे, एक साथ रेजू को गिरफ्तार किया तो अचानक पूरे पाकिस्तान में आग लग गई है? ये को मुसोबंदी के तहत हुआ है सारा कुछ इसमें। फिर इसका एक और बड़ा जो संगीन पहलू ये है कि जब इस किस्म के हालात पैदा होते हैं, टीएलपी वाले चले एहतजाज कर रहे हैं, उनका मुआहदा नहीं माना उनका, फिर इसमें वो लोग भी घुस आते हैं जो इस मौके से फायदा उठाना चाहते हैं, आग लगाएंगे, बंदों को मरवाएंगे, कोई लाशें गिरवाएंगे। हालात देखिए, ये जिस उससे सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं ये सारे लोग, ये वायलेंट नहीं है बाई नेचर, ये पीसफुल लोग हैं आमतौर पे। और भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो पीसफुल है ऐसे, इसमें इनके आपस में भी इख्तलाफात है, लेकिन आपने वो भी नहीं आपने आपको समझ आई कि भाई ये जब आप कोई भी स्टेप उठाएंगे इसका रिएक्शन क्या होगा और उस रिएक्शन को आपने कैसे रोकना है उसको। तो एक सीरीज ऑफ जो है ना, आप मिसमैनेजमेंट कह लीजिए, आप फेलियर कह लीजिए, आप ब्लंडर्स कह लीजिए, आप बैठे हुए आराम से बैठ के जब हालात सिचुएशन क्रिएट हो गई इसके बीच में, फिर आपने डाल दिया इसको। फिर आपकी पुलिस, मुझे इन लोगों पे अल्लाह ताला रहम करें, जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं पुलिस के, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, जो जख्मी हुए अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इन लोगों को क्या कभी आपने ऐसी तरबियत भी दी है किसी ने चीज पे? आप अगर कभी जाके इन पुलिस वालों से पूछे, जिन हालात में इनको आप काम के लिए शेर के आगे डाल देते हैं, इन बेचारों को ना तो तरबियत है, ना इनको कोई कोऑर्डिनेशन है। चोर सिपाही वाले पुलिस वाले हैं, क्राइम फाइटिंग मैक्सिमम कर सकते हैं, इनको आपने वॉर की ट्रेनिंग नहीं दी, आपने पूरी वॉर एंड टेरर इनसे लड़वा दिया। आपने इनको दंगे फसाद से लड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी, हर दंगे फसाद के सामने आप इनको खड़ा कर देते हैं। अब वो उनसे ज्यादा बोलने कौन है, लेकिन वो देखें चू नहीं करते, वो आके सामने खड़े हो जाते हैं। अब इससे ज्यादा वो कर भी कुछ नहीं सकते हैं, फिर मार खाते हैं, चोट लगती है, शहीद होते हैं। मैं समझता हूं कि बैसियत कौम हम सबको इस अपने पुलिस की ना सिर्फ तारीफ करनी चाहिए, हमें इससे माजरत भी करनी चाहिए। हम सब जिम्मेदार हैं इनको इस हालत में लेके आने के लिए। आप मुझसे पूछे जाएंगे ट्रेनिंग कितनी होती है इनकी, किस किस्म के इनके साथ हालात क्या है इनके पास शो मचाया जाए, बजट कम है। आप इनका बजट तो जाके देखें क्या हालात है इनकी, इतनी मिसमैनेजमेंट हो रही है यहाँ पे पुलिस के महकमे में सारे अपने इस्लाहात करने जो आप नहीं कर सके उसके बीच में। ठीक, हमको सबको पता है कि इश्यूज क्या है, उसको हल करने की तरफ जो सख्त फैसले करने हम उनसे घबराते हैं। हमें हर जगह पे किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई सियासी मफाद आड़े आ जाता है, हम चुप करके बैठ जाते हैं। तो किस हद तक आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आपने जो सियासी मफाद के भेंट चढ़ाते जा रहे हैं, ये मुल्क किस तरफ जाएगा? इसमें ये खून गिरा है इमरान, आपको अंदाजा करें इस चीज का। और फाइनली देखिए, आपकी जो सियासत में इस वक्त एक खिला है बहुत बड़ा, वो खिला ये है कि कोई नजरियाती सियासत खत्म हो चुकी हुई है, यहाँ पे सिर्फ मफादात की जंग चल रही है। जब इस किस्म के आप होती है, वैक्यूम क्रिएट होता है, तो इस किस्म की तंजीमों को और इनसे जुड़े हुए ये दूसरे लोग हैं, ये जो शरारत करना चाहते हैं, उनको मौका मिलता है, आगे आके बैठ जाते हैं उनके। ठीक, मैं अगर खुल के सवाल करूं ना मैं फ्री आपसे, तो देखें यहाँ पे ना एक मशहूर थी पाकिस्तान में कि ये दम दरूद वाले मौलवी हैं और वो बम बरूद वाले मौलवी हैं, ये लोग कहते थे यहाँ पे। और ये जो फिरका जिसके साथ अभी ये मामला हो रहा है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत है इसमें, और हर गली मोहल्ले में हर जगह पे लोग मौजूद हैं, और हमारा बेशतर लोगों का ताल्लुक भी इसी फिरका से है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के हवाले से तो कोई फिरका भी जो है, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी कोई भी है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो तो एक बात अलग है। लेकिन अब आपने इनको दे क्या दिया है? यानी उनके क्रेडिट पे भी चंद लाशें हैं कि उन्होंने पुलिस वालों को मारा हुआ है, और उनके पास भी अपनी चंद लाशें हैं कि जनाब हमारे लोग भी मारे गए हैं, और दोनों तरफ के लोग शहीद हैं। नंबर एक तो ये बात आप ज़हन में रखें। दूसरा, उनके ऊपर अब एक क्रैकडाउन हो रहा है, उनके साथ एक अटैक हो रहा है। उनको जिनका झाका नहीं खुला हुआ था, वो लोगों को नहीं मारते थे, उन्होंने मारना शुरू कर दिया और रियासत ने उनसे लड़ना शुरू कर दिया।
ये लड़ाई के कुछ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होंगे। वो आपको क्या लगता है कि इन लोगों को दीवार के साथ लगा के ये डिफ्यूज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या कहीं ज्यादा रेडिकलाइज हो जाएंगे? आपने बहुत बहुत अहम तरफ निशानदेही की और आपने बिल्कुल जो उसके इंटरनल हालात हैं, लोकल हालात हैं, उनकी निशानदेही की है। इसको मैं थोड़ा सा मैक्रोकॉज़म पे लेके जाना चाहती हूँ कि ये जो मामला है ना, हम इसको जो डिस्कस करें, ये अहम बातें हैं जो हम डिस्कस करें और बिल्कुल पाकिस्तान में रह के करें। बट ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है इमरान साहब, दिस इज अ वर्ल्ड इशू। दुनिया में पाकिस्तान को और मुसलमान ममालिक को, मुसलमानों को मुसलसल गेज किया जाता है, देखा जाता है। उनको रेडी होते हैं कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट डिक्लेयर करने के लिए। पाकिस्तान के ऊपर एक तरफ फाटिफ की तलवार लटक रही है, दूसरे मामलात हैं, इंटरनेशनल इमेज ये ज़रूरी होते हैं ममालिक के लिए। मैं आपको बताती हूँ, मेरे एडिटर थे बरतानवी अखबार के वहाँ पर, उन्होंने मुझसे एक दफ़ा एक बात की। उन्होंने कहा कि हम अक्सर तुम लोगों को जब देखते हैं मुस्लिम्स को, तो ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती है कि आप लोग मुख्तलिफ कल्चर से आते हैं, कोई कुछ ज़्यादा प्रैक्टिसिंग है, कुछ कम प्रैक्टिसिंग है, कोई दाढ़ी वाला है, कोई हिजाब ले लेती है बंदी, कोई वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है, कोई पब में भी चले जाते हैं, कोई नहीं कुछ हराम हलाल की तमीज़ करते हैं, कोई सूद नहीं लेते, कोई लेते हैं। लेकिन जब आपके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है, चाहे आप अफ्रीका से हो, कहीं से हो, आप सारे एक जैसे हो जाते हो, आप सारे फंडामेंटलिस्ट हो जाते हैं, आप सब में कोई तफरीक ही नहीं हमें नजर आती है। और ये बात अक्सर मैंने फिर जब मॉनिटर किया कि हो क्या रहा है दुनिया में, तो दिस ऑलवेज रिमेन्ड इन माई हेड कि ये आपको गेज किया जाता है, एक लिटमस टेस्ट होता है देखने के लिए कि ये किधर खड़ी है, ये कौम, ये नेशन किधर खड़ी हुई है, ये मुसलमान कहाँ खड़े हुए हैं। सो आपके वो पत्ते फेंकते हैं आपके ऊपर। कभी आपकी सूरत में कोई बहुत ही बड़ी साजिश आ जाती है, कभी इस किस्म के नापाक नजर आते हैं कार्टून्स जो बना लिए, कभी कुछ। ये तरीका होता है टू चेक कि जरा चेक करें इनको अभी कितना बुखार है, इस कौम को, ये कितने इकट्ठे हैं इस बारे में। अब उसको अंदर एक ट्रैप बिछाया जाता है जहां पे आप अंधे मुंह गिरना शुरू हो जाते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये असल प्लान क्या है, इससे क्या आपके खिलाफ साजिश हो रही है, क्या गेज करें हैं। दिस इज द लार्जर पिक्चर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि होता क्या है। अब आप जब उसके लिए निकलते हैं तो क्या आप अंधाधुंध उसी ट्रैप में गिरे हैं जो आपके लिए बिछा दिया गया है, या एक्चुअली आपको समझ आ रही है कि हो क्या रहा है। इस मामले में ये कंफ्यूजिंग सवालात हैं, परेशान कुन सवालात हैं। देखिए, बड़ी तादाद में आपके मुसलमान यूरोप में भी हैं, दूसरे ममालिक में भी हैं, उनको जज किया जाता है। वहां हर कोई आपको गेज करता है कि देखें ये फंडामेंटलिस्ट है कि नहीं, देखें ये कितना एक्सट्रीमिस्ट है। पाकिस्तान आ गई मैं, यहां पे अब आपको हर कोई एक और नजर से देखना शुरू हो जाता है। देखें ये कहीं उस दूसरी तरफ का तो नहीं है, कहीं ये कहीं मगरबी लॉबी का तो नहीं है। वहां पे लोग अपनी मुसलमानियत बताने के लिए परेशान फिरते हैं मुसलमान मुल्क में कि नहीं मैं मुसलमान हूं। देखें मेरा ये तो, मैं कहीं से भी ये नहीं कह रही कि खुदा ना खास्ता ये बात ठीक है, कोई नहीं कहता ये। Nobody believes that. The West knows that. The non-Muslims know that. मगर हम एक दूसरे से सवाल करते पूछते हैं कि आप कितने मुसलमान हैं, आप बताएं आप कहाँ नहीं हैं। ये जो गैप्स हैं, ये जो ब्रिजेस हैं बीच में, इनको फिल करना बहुत जरूरी है। क्या हम अंधाधुंध उनके ट्रैप में गिरे चले जा रहे हैं? क्या हम दुनिया को ये इमेजेस नहीं दे रहे? क्या आप देखें एनार्की फैली हुई है। कुछ दिन पहले हम भारत के ऊपर बात कर रहे थे, आज हमने पूरी इमेजेस दे दी है भारत की। आप अखबार उठा के देखें कि वो किस तरीके से आपको देख रहे हैं। वो आके थोड़ी गली मोहल्लों में देखेंगे कि ये कौन सा फिरका है, ये कौन सा मामला है। उनके लिए तो आप सब मुसलमान हैं, आप सबको वो लेबल कर देंगे कि देखें ये लोग क्या करते हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि क्या इन्होंने। बिल्कुल ठीक है प्रिया, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत, ये आपने मैक्रो लेवल के ऊपर ले जाके बड़ी जबरदस्त चीज की निशानदेही की है। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पे, लेकिन एक चीज है, मैं अपने प्रोग्राम में पिछले 4 दिनों में एक ही चीज देख रहा हूँ लगातार, कि जो बंदा भी मेरे प्रोग्राम में आता है वो बातचीत का आगाज इस बात से करता है कि पहले यकीन दिलाता है कि वो आशिक़े रसूल है, उसके बाद वो बात करता है। क्यों हमें यकीन दिलाना पड़े कि हम आशिक़े रसूल हैं? यानी एक मुसलमान को क्यों ये यकीन दिलाना पड़े जिसने कलमा पढ़ लिया वो फिर आशिक़े रसूल है? नबी का इश्क है तो वो मुसलमान है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक आशिक़े रसूल यानी को कहने से थोड़ी बनेगा कि मैं बार बार कहता रहूं कि मैं आशिक़े रसूल हूं, मैं आशिक़े रसूल तभी होऊंगा, और अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर मैं नहीं होऊंगा। यानी पाकिस्तान में एक ऐसा खौफ है कि मेरे प्रोग्राम में जितने सियासतदान आए, जितने लोग आए, उनको अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहना पड़ा कि मैं आशिक़े रसूल हूं, मेरी जान भी कुर्बान। क्यों जी?
आपको नहीं लगता कोई जान नहीं कुर्बान करेगा? हम सबकी जान कुर्बान हो जाएगी, लेकिन ये कहना क्यों पड़ता है पाकिस्तान में? आपको गोरे के सामने ये नहीं कहना पड़ता, उसको पता है कि ये मर जाएगा 1 मिनट के अंदर, ये अपनी जान दे देगा। गोरे को पता है, गैर मुस्लिम को पता है, मुसलमान ये जज नहीं कर पा रहा। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं, बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मदरबाद साहब, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं। आपने MQM को बनते देखा, तबाह होते देखा, आपने और दीगर तंजीमें, लश्कर जंगवी, सिपा साहब और बहुत सारी तंजीमें बनती रही हैं, और इवन यहाँ पे पाकिस्तान में अद्दावा, उनके पर क्या कुछ हुआ, लेकिन तंजीमें बनती भी हैं, ख़त्म भी होती हैं। इस तंजीम को भी आपने देखा है। अब ये जो ऑपरेशन हो रहा है, इस ऑपरेशन के नतीजे में ये डिफ्यूज़ होंगे या ज़्यादा पोलराइज हो जाएंगे, ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे, अपने नज़रिए के साथ ज़्यादा जुड़ जाएंगे, होगा क्या? आपको नज़र क्या आ रहा है? देखिए इमरान, मैं फिर वही बात कहूँगा, अभी जो जैसे फरिया भी बात करी, आप लोग और कीजिएगा कि दुनिया में दीगर इस्लामिक कंट्रीज में इतने कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं है जितने हमारे यहाँ हैं, हमारे मुल्क में है। और ये इसका जवाब मिल जाएगा। रियासत क्लियर नहीं है पाकिस्तान में, रियासत की पॉलिसी क्लियर नहीं है। हम ये तय नहीं कर पाते कि हम ये जो आज जो चीज कर रहे हैं, अब जनरल साहब मौजूद हैं, TTP कैसे बनी थी, कहां बनी थी, क्यों बनाई गई थी, उसके आगे का देखा था कि इसका फॉलआउट क्या होगा, अल्टीमेट फॉलआउट क्या होगा उसमें। इसी तरह बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन आप दिखा लें, आप सेक्टेरियन ग्रुप्स उठा के देख लें, चाहे इस साइड के हों, चाहे शिया साइड के हों या सुन्नी साइड के हों, आप उठा के देख लें इनकी तश्कील कैसे कर रही। जब ये तश्कील पा रहे थे उस वक्त रियासत क्या कर रही थी? रियासत इनको रोकने की कोशिश कर रही थी या इनको लड़ाने की कोशिश कर रही थी? लिसानी ग्रुप उठा लें, रियासत लिसानी ग्रुप को बढ़ाने की कोशिश की या रोकने की कोशिश कर रही थी? सियासी ग्रुप उठा लें, हुकूमतें बनाना, हुकूमत गिराना, जमातें बनाना, सियासी जमातों को तकसीम करना, क्लैरिटी नहीं है। पाकिस्तान की रियासत में ये नहीं है कि कौम को किस डायरेक्शन में ले जाना है। इसीलिए तो हम बिखर गए हैं, इसीलिए तो हम कौम नहीं बन सके, हम ग्रोहों में तकसीम हो गए हैं। हम क्रिकेट मैच होता है तो हम एक पाकिस्तानी नजर आते हैं, जंग होती है तो हम एक पाकिस्तानी नजर आते हैं, इसके अलावा हम कभी भी पाकिस्तानी नजर नहीं आते। हम अपने एथनिक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस के रह गए हैं। हम देखते ही नहीं कि हमारी, अब सिलेबस उठा के देख लें, अपने सिलेबस पढ़ने के बच्चों को पढ़ा जा रहे हैं, हम क्यों नहीं हमारी यूनिवर्सिटी को उठा के देख लें। अभी नोम चवस्की का लेक्चर एक सुन रहा था, उसने कहा कि मेरी सबसे बड़ी कंसर्न पाकिस्तान के हवाले से ये है कि हम साइंस से दूर होते जा रहे हैं। और ये जो चीजें हैं ये हमें सोचना पड़ेंगी, क्योंकि जो बाकी चीजें हो जाए, हुकूमतें आती रहती है, जाती रहती है, सियासी कॉन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ना नेशनल स्टेबिलिटी है। यही चीजें वह देखता है, और वो इस अंदाज में देखता है कि आपको वो एज ए सस्पेक्ट देख रहा है। वो भूल जाता है आपकी कुर्बानियां, कि आपने सबसे ज्यादा वॉर ऑन टेरर में आपकी कुर्बानियां है। पोस्ट 9/11 की 20वीं बरसी आ रही है। आप अंदाजा करें 20 सालों में जो है वो दुनिया कितनी बदल गई है। हम कहाँ खड़े हैं इन 20 सालों में? हमने कितना नुकसान उठाया, बल्कि हम तो 40 साल का हमें एनालिसिस करना चाहिए। पहली अफगान वॉर से दूसरी अफगान वॉर तक पाकिस्तान बेहतर हुआ है या बदतर हुआ है? एग्जैक्टली पाकिस्तान बदतर हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी निशानी जब तक हम एक फेयर एनालिसिस नहीं करेंगे, हम अपने घर को ठीक नहीं कर सकते। जब तक घर के बिगाड़ की वजूहात हम तलाश नहीं करेंगे, हम कभी भी घर को ठीक नहीं कर सकते। मीर साहब, एग्जैक्टली यही चीज़ मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर बात करें। अब हम खड़े कहाँ हैं सर? अगर इसका ऐसे एनालिसिस किया जाए, मैं जनरल साहब आपके पास बाद में आता हूँ, लेकिन ये ऑपरेशन और इन चीज़ों से क्या हम निकल जाएंगे जिस मामले में हम धंसे हुए हैं इस वक्त? देखें, हम फंसे हुए हैं एक परसेप्शन के अंदर। जब लोग हमें कहते हैं हम फंडामेंटलिस्ट हैं, हम हैं फंडामेंटलिस्ट बिकॉज हम फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करते हैं।
ठीक। लेकिन आप इसको सब डिवाइड करते हैं कि एक जो फंडामेंटलिस्ट इसके अंदर जो बनता है वो एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है, वो रेडिकल बन जाता है, वो एक एग्रेसिव एक फॉर्म इख्तियार कर लेता है। दूसरा जो है फनाटिक बन मॉडरेट होता है। मॉडरेट की उतनी वक़्त नहीं है जितनी की हाईलाइट आप इस फंडामेंटलिस्ट को करते हो जो कि टेरर की तरफ जाता है, और उसके साथ हम भी उसके अंदर लपेटे जाते हैं। अब काउंटर करने के लिए क्या करना है? हमने इनको एजुकेट कभी नहीं किया। हमने मदरसा की बड़ी बात करते हैं, हम हर किस्म का बाहर से पैसा ले लेते हैं फंड्स के लिए, लेकिन मदरसे को अपग्रेड करने के लिए पैसा नहीं लेते। भाई क्यों नहीं लेते? आप एजुकेशनल सिस्टम को करो। क्यों? और सर मदारिस को जो पैसा आता रहा है वो उलमा खाते रहे, बजाय इसके कि वो मदारिस की तरक्की पे लगाते, मदारिस को अपग्रेड करते। वो उलमा ने अपनी गाड़ियां, अपने घर, अपनी जायदादें बना ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100% यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब आपके ये फिर एक बबल बनता है जो कि ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई अपने इसको कह देता है, ये टीएलपी बन जाता है। अब आप मुझे बताएं, ये टीएलपी जो बनता है, क्या इनके पास कोई फ्रेंचाइज है कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा कहेंगे जी ये हामी इनके चैंपियन है? नो। आप एक मुसलमान मुल्क के अंदर आप किस तरह की एक बात कर सकते हैं? दिस इज अ साइन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, और एक मिसपरसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन आप दिखाते हो। आपके ऊपर दुनिया वैसे बैठी है, पाकिस्तान के ऊपर 9/11 के बाद आपको अभी तक उन्होंने माफ किया नहीं है कि आप अभी भी टेरर चर्न कर रहे हो एंड ऑल दैट, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि हम इसको डील क्यों नहीं करते हैं? हम कश्मीर के मसले की तरह हर चीज को उठाते हैं उस वक्त जब हिंदुस्तान कोई बात करता है, और जब वो चुप हो जाता है हम भी आराम से, मुझे बता दो कौन चैनल कश्मीर पे बात कर रहा है? अभी कर रहा है कोई भी नहीं कर रहा। No one. हमें कंसिस्टेंसी नहीं है अपने डिबेट के अंदर। आपके पास 2 मौके आए थे इमरान, एक तो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम 60s में अगर वो आ जाता शायद आप कहीं ना कहीं बैठ जाते, और ये मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा धचका आपको लगा। हालांकि इन अगर पॉलिटिकल टर्म्स में देखा जाए डिक्टेटर ही था, लेकिन डिक्टेटर बेसिक डेमोक्रेसीज लेके आ रहा था, आपने उसको नहीं चलने दिया। फिर आपके पास 71 के अंदर अगर आपके डेमोक्रेसीज के इतने चमचे थे, इतने बड़बोले थे, तो मुजीबुर रहमान को दे देते ना 56% पे, क्यों नहीं दिया था? तो बात यह हम थ्योरेटिकली बड़ी बात कर देते हैं। हम इमोशनल कौम है, प्रैक्टिकल कौम नहीं है। हम लास्ट मिनट .com कौम है। हम जब तक अपने आप को फॉरवर्ड थिंकिंग पे नहीं लेके आएंगे, ये जो मसले हैं, ये इनकम्बेंट मसले ये रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं, आपके जो बेसिक मसले हैं उस पर तो कोई बात ही नहीं करता इमरान। आप थाना कल्चर को ठीक कर दो, आप पटवारी को ठीक कर दो, सर आप कब्जा ग्रुप को ठीक कर दो, गवर्नेंस के मामला है। अगर ये चीजें ठीक हो गई, तो आप ट्रैक 1 की और ट्रैक 2 और 3 को पॉलिटिकल एलीट को सियासत करने का फायदा नहीं रहेगा। आपकी पॉलिटिकल एलीट को सियासत का फायदा नहीं रहेगा। आपके बेशतर लोग सियासती थाने कचहरी के लिए और पटवार खाने के लिए करते हैं, ये सब लोग जानते हैं। जनरल साहब, कश्मीर का अभी एक इशू छेड़ दिया पीजे मीर साहब ने, तो यूएई से खबरें आ रही हैं कि हमारे आईएसआई के और रा के मुज़ाकरात यूएई में कई प्लान हो रहे थे और गुज़िश्ता चंद सालों से जारी हैं। और इस बीच में भी जब हालात बहुत ख़राब थे, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हम कोई बात नहीं करेंगे, अब आप इसको, क्योंकि आपका मिलिट्री बैकग्राउंड है, आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, मेरा एक ज़ाती नुक्ता नज़र है कश्मीर के बारे में। मैं पहले वो वाज़ेह कर दूं तो फिर उसके बाद आगे बात चलेगी। वो ये है कि आज तक बहसीत कौम हमने इस चीज़ को एनालाइज नहीं किया कि कश्मीर भारत को दिया क्यों गया था, जहाँ से मसला ये शुरू हुआ है। उसके बाद से आज तक हम कभी वाज़ेह एक पॉलिसी कश्मीर के बारे में बहसीत कौम हमने नहीं बनाई कि हमने करना क्या है इसके लिए। हम एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, और फिर हम जो आप देख रहे हैं, जिसने पीछे भी बात कर रहे थे, we have been blundering from one to the other to the third and to the fourth situation. अब ये जो रिसेंट आपको जो खबरें आ रही हैं और ये पता चला है कि 2018 से बातचीत शुरू थी, ये एक बहुत बड़ी आपको कंट्राडिक्शन इन टर्म्स आपको नजर आ रही है इसमें। प्राइम मिनिस्टर ने जब ये खड़े होकर बात की थी यूएन जनरल असेंबली में, उसके बाद से जो एक हमें नेशनल कुछ खुदखाल नजर आना शुरू हुए थे कि पाकिस्तान की पॉलिसी बनेगी। सही या गलत की बात नहीं कर रहा, उस पॉलिसी को वो क्या हुई, पॉलिसी के उससे खुदखाल क्या थे, सामने कैसे आए, और अब ये जो बातचीत चल रही है इसका मकसद क्या है, कौन इस बातचीत पे ऑन बोर्ड है। ये क्या हमने जो कश्मीर का 370 जिसको वर्णन किया था उन्होंने, उसको एक अपना हिस्सा बना लिया है,
क्या हमने उसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? क्या हमने 35A पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? क्या हमने मोदी साहब ने जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ, आज नहीं पिछले 50 सालों में जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान के साथ, क्या हमने उसको तस्लीम कर लिया है कि ठीक है वो जो हो रहा था हो गया, हम इससे आगे चलें? इससे क्या कौमें इससे आगे चल सकती हैं? मेरा अपना नुक्ता नजरिया है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, वो बड़े बड़े लोग गलत दूसरी बात कर रहे हैं। तारीख पाकिस्तान की जो है वो है, उसने जो कुछ देखा वो आज उसका हम एक हिस्सा है। आज हम पाकिस्तान आज जिस जगह पे खड़े हैं, हम सब यही बात कर रहे हैं, फरीयत से लेकर मदर से लेकर बीजे तक, जो कुछ भी हमने गुज़श्ता कुछ दहाइयों में किया है, आज उसका हम भुगत रहे हैं या उसका फायदा उठा रहे हैं। जो आज हम करेंगे हमारे आने वाली नस्लें इसको भुगतेंगी, इसको या उससे फायदा उठाएंगी। इससे ठीक जनरल साहब, कोई भी तारीख के तनाजुर के बगैर ना किसी मसले को आप सही तरीके से असेस कर सकते हैं, ना उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ना उसके आगे निकल सकते हैं। जनरल साहब एक छोटी सी खबर है, खबर शेयर कर दे। खबर पहले मैं आसानी के लिए लोगों को समझा देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों का एनालिसिस सबका ले लूंगा एक एक मिनट का। खबर ये है कि रायवंड की जो ज़मीन है, जो जिस पे मियां नवाज शरीफ साहब का पहला वाला घर बना हुआ है, जिसको PM हाउस कहते हैं, वो ज़मीन जब मियां नवाज शरीफ साहब 1989 में वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने एक खातून को अलॉट करवाई थी, उनके ऊपर इल्ज़ाम है, वहीदा बेगम को, और वो गैर कानूनी अलॉटमेंट थी। उसका पुराना रिकॉर्ड आज भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर मौजूद नहीं है, और 1977 के लैंड रिफॉर्म एक्ट के बाद ऐसा हो नहीं सकता था। लिहाजा वो गैर कानूनी तरीके से वहीदा बेगम को पहले ज़मीन दी गई, और कब्जा जो है वो शरीफ खानदान ने ले लिया था। कुछ अरसे के बाद शरीफ खानदान ने वो ज़मीन खरीद ली और नवाज शरीफ साहब की वालदा के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र हो गई, और फिर वहाँ पे जाती उम्र और वो सारा मामला बन गया, डेवलपमेंट चली गई, नहर चली गई, सब कुछ बेहतरीन हो गया। अब आज तकरीबन 30 साल के बाद इस हुकूमत ने इस मामले को ढूंढा, रिकॉर्ड चेक किया और पता चला ये तो सरकार की ज़मीन है जिसके ऊपर ये सारा बना हुआ है, और ये अलॉटमेंट इलीगल थी। अब उसको कैंसिल कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ मैं आपके सामने रख रहा हूं। ब्रेक लेते हैं, वापस आके पूछते हैं कि क्या ये कैंसिलेशन अब ठीक है? अगर नवाज शरीफ ने उस दौर में गलत किया तो क्या अब इसको ये करने के असरात क्या होंगे? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। मैं मदर अब्बास साहब से शुरू करता हूं। सर, ये जो अब नया मुद्दा खड़ा हो गया है, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हुकूमत को किसी ने मुखबरी की थी कि आप ये रिकॉर्ड तो चेक करें, ये तो किसी को पता ही नहीं है, और जब वो बड़े करीबी बंदे थे और जब वो उन्होंने चेक किया तो उसमें कोई रिकॉर्ड पीछे मिला ही नहीं, और वो कैंसिलेशन कर रहे हैं। अब अदालत में चला गया मामला। आपके ख्याल में अगर रायवंड वाला घर गिरा दिया जाए तो इसके क्या असरात होंगे, या जिस तरफ जाना चाह रही है हुकूमत, या चले कानून के मुताबिक भी है तो भी? देखिए इमरान, पहली चीज तो ये कि जब हम इस तरह की चीजें करते हैं ना तो हम पिक एंड चूज करते हैं। या तो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शुमार, आप लाहौर में रहते हैं, आपको अंदाजा होगा कि शायद ही कोई जमीन हो जो इसमें जिसके मामला बिल्कुल ठीक होंगी, बेशुमार होंगी, लेकिन बड़ी तादाद में अगर जब आप अक्रॉस द बोर्ड करते हैं, जिसका नाम बहुत लिया जाता है अक्रॉस द बोर्ड, आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये कहते हैं कि जी जहां जहां जो जो गलत काम हुए हैं उसकी उन जमीनों का रिकॉर्ड देना जाए, कुछ जाए, और उसमें अगर ये राय भी निकलती तो फिर ये होता है कि नहीं, ये विक्टिमाइजेशन नहीं है, या आप पूरे लाहौर को जो है दोबारा वो कर रहे हैं, उसमें जहां जहां गलत हुए हैं, जहां जहां हुकूमत की जमीनों पर कब्जे हैं, उनको खाली करवाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ अब ये जब ये होगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज जाहिर है पॉलिटिकल होंगे। PMLN टारगेट होगी, शरीफ फैमिली टारगेट होगी, तो उसको फिर उसी अंदाज में लिया जाएगा, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग केस हो, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग केस हो, लेकिन उसको लिया जाएगा क्योंकि उसका एक बैकग्राउंड है कि आप पिछले 2.5 साल से यही कर रहे हैं। आप कभी आज चीमा को उठा के आपने 3 साल से बंद किया हुआ, आपने फवाद को उठा के किया, निकला कुछ भी नहीं, सजा किसी को नहीं हुई, लोग पकड़ के 1.5 साल बाद जो है आप छोड़े जा रहे हैं। वो तो फिर उसका फिर यही होता है कि जी कोई कुछ नहीं मिल रहा तो ये निकाल लिया आपने। ठीक, ये ठीक है। मैं अब जरा मुझे जरा जनरल साहब देखें, यहीं पे पास ही मलिक रियाज का वो है, वो जो रास्ता जहां से निकालना है गवर्नमेंट ने, उधर तो सर ना उस्मान बुज़दार ने नजर डाली है ना इमरान खान ने नजर डाली है, हालांकि सारे सबूत मैंने दिए थे। तो मलिक रियाज को नहीं पकड़ना है, इसको मरियम नवाज को और बाकी इनको ठोकना है। सर ये तो फिर यानी दोगली पॉलिसी नहीं होगी? सड़क तो वहां से नहीं निकाली इन्होंने अभी तक। देखो इमरान, बड़ा वाज़ेह है कि सियासत और जुर्म पाकिस्तान में मिल गया हुआ है। आप जो मर्जी कर लें, इसका कुछ बनने वाला नहीं है।
आज तक जिस तरह मजहबी भी बात कर रहे थे, हम सबको पता भी है किसी केस का कोई फैसला हुआ है, आपको बताइए बड़े केस का कभी कोई जमानतें हो जाती हैं, जो कुछ कहते हैं आप हो जाता है, सारा कुछ है। बड़े लोग हैं, बड़े बातें हैं उनकी, इस किस्म की छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, करते रहते हैं। क्या ख्याल है आपका? आप लाहौर में रहते हैं, मुझसे लाहौर को ज्यादा जानते हैं सर। छोटी मोटी बता दें, कह रहे थे क्रॉस दी बोर्ड, अगर ये रेवेन्यू वाले आ गए तो बहुत सारे लोग घर गिर जाएंगे भाई, बहुत सारे फार्म हाउस गिर जाएंगे और बड़े बड़े इज्जतदार लोगों के बैठे में बेपर्दा हो जाएंगे बड़े बड़े इज्जतदार लोग। सर मैं एग्जैक्टली यू आर राइट सर। लेकिन मैं जरा मीर साहब से इख्तिताम करवा लेता हूँ इसका। मीर साहब, बल्कि आप अपनी राय दे दें सर, वक्त बहुत कम है। ये बात ये है कि अगर आपको ये आज डिस्कवर होता है तो ये जो पिछली पंजाब गवर्नमेंट्स हैं, पहले तो इनके ऑफिशियल्स को आप फायर करें ना, सैक करें, ये नेग्लिजेंस उन पे आती है। अब बात इधर आ गई, बड़ी गलतियां हुई हैं। शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर आए, ये मेन बुलेवार्ड पे आपने बिल्डिंगें तोड़ दी, आप वहां उनको फाइन कर सकते थे। अगर आज ये सिचुएशन आई है, आपको चाहिए बैठ के उसे नेगोशिएट करें कि भाई अगर ये इलीगल है, जो फाइन है फाइन पे करें। आप 30 इयर्स के बाद घर तोड़ेंगे तो जिस तरह मजहर बात कर रहे हैं, तो फिर ये पॉलिटिकल इसकी शक्ल बन जाएगी। तो मैं समझता हूं हर तरीके को और हर चीज को पॉलिटिकल नहीं बनाना, इशू को इशू के साथ आप डिस्कस करो और वहीं उसकी रेमेडी निकालो। वरना आप इतनी ज्यादा तलखियां होंगी कि एक हम कभी ये चीनी की बात करते हैं, चीनी की मैं अभी आपको ब्रेकिंग अभी दे देता हूं। 10 दिन के अंदर पंजाब के अंदर शॉर्टेज आ रही है चीनी की। ये आज मैं इमरान आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं, 10 दिन के अंदर आपने लास्ट शो में नहीं होगी शॉर्टेज। आपने लास्ट शो में तरीकाकार भी बताया था कि ये कैसे कंट्रोल हो सकता है, लेकिन कोई सुने, कोई समझे, तवज्जो दे तब। लेकिन ये जो घर भर तोड़ने का मामला है, अगर ये करना है तो इधर और बहुत बड़े बड़े नाम है। मेरे से ले लें लिस्ट, मैं आपको देता हूँ कि किसने कहाँ कहाँ गलत बनाया है और उसको क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये तो बड़ी लिस्ट है, लंबी। बहुत सारे घर टूटने चाहिए और मैं ये नहीं कह रहा कि इनका नहीं टूटना चाहिए, फ़ौरन तोड़ दें, लेकिन बाकियों को भी तोड़ें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।